नमस्कार, मैं शिवम दीक्षित आज़ाद एग्रीकल्चर एकेडमी कानपुर की तरफ से। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बीएससी एग्रीकल्चर में जो बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम इस बार दिए हैं, छत्रपति साहू जी महाराज से जो बच्चे बीएससी एजी कर रहे हैं या उससे संबंधित कॉलेजों से बीएससी कर रहे हैं, तो इस बार कॉलेज में एग्ज़ाम जो हुए हैं वो ऑब्जेक्टिव बेस हुए हैं, जिसमें टोटल 60 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें से 50 प्रश्न हल करने थे। तो अभी काफ़ी बच्चों के हमारे पास फ़ोन आए, क्योंकि हम बीएससी एजी सेमेस्टर एग्ज़ाम की तैयारी करवाते हैं, इसलिए काफ़ी बच्चों के फ़ोन आए कि सर आंसर बता दीजिए। तो हमने इसका एक वीडियो बनाया, जिसमें जो है हमारे पास प्रश्न पुस्तिका सीरीज़ सी है, उसके आधार पर हमने इस पेपर को हल किया है और आंसर को हाईलाइट किया है। देखिए, पहला प्रश्न था एग्रोनॉमिक कंसिडरेशन फॉर व्हीट आइडियोटाइप इज, है ना। तो इसमें ऑप्शन पहला था सीड रेट एंड स्पेसिंग, दूसरा था रेट ऑफ फर्टिलाइज़र, तीसरा था वाटर एंड वीड मैनेजमेंट, चौथा था ऑल ऑफ दीज। तो इसमें से ऑल ऑफ दीज ऑप्शन पहले प्रश्न में सही होगा। दूसरा प्रश्न था व्हाट विल बी द रोटेशन इंटेंसिटी ऑफ ग्रीन मैन्योर शुगर कैन क्रॉप रोटेशन, ठीक है। तो हरी खाद और गन्ना फसल चक्र की सघनता कितनी होगी, तो इसमें 50% होगी। अब अगला प्रश्न है कि टर्म हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रो मानी देखो हाइड्रो शब्द जहाँ जुड़े तो वो जल के लिए हमेशा जुड़ता है, ठीक है। तो अब इसमें समझने वाली बात है कि हाइड्रोपोनिक्स क्या होगा। तो इसमें देखो क्वेश्चन क्या कहता है, जलीय पौधों को उगाना, सी ऑप्शन है जो ज़्यादातर बच्चों ने लगाया होगा। लेकिन पहला ऑप्शन क्या है, सॉयल लेस कल्टीवेशन, दूसरा है ग्रोइंग अप प्लांट इन प्लॉट, तीसरा है ग्रोइंग अप एक्वाटिक प्लांट, ठीक है। चौथा है एयरलेस कल्टीवेशन। तो इसमें जो है वो पहला ऑप्शन सही होगा, मृदा रहित खेती। क्यों? क्योंकि तीसरा ऑप्शन जब आप गौर से देखेंगे तो इसमें जलीय पौधों को उगाना, ना कि है कि जल में खेती करना। बात समझने की कोशिश करिए, ठीक है। तो इसमें पहला होगा सॉयल लेस कल्टीवेशन, इसका सही आंसर। तीसरा प्रश्न है सिंगल कट फ्लावर सोरघम, सिंगल कट फॉडर सोरघम इज हार्वेस्टेड एट, है ना। जब सिंगल कट चारे के लिए जो ज्वार उगाते हैं उसको कब काटते हैं, तो 50% फ्लावरिंग पुष्पावस्था में इसको काटते हैं। इसका पहला ऑप्शन सही होगा। लॉन्ग डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट देखो इसमें व्हीट ग्राम बरसीम यानी कि दीर्घकाली पौधे हैं, गेहूँ चना बरसीम उपरोक्त सभी। तो इसमें क्या होगा, इसमें उपरोक्त तो सभी होगा। क्यों? क्योंकि जो सर्दी के मौसम में फसलें उगती हैं या उगाई जाती हैं वो सभी लंबे दिवस वाली या दीर्घकालीन या लॉन्ग डे प्लांट में आते हैं। तो गेहूं चना और बरसीम इनकी सबकी बुआई का समय अक्टूबर नवंबर होता है, इसलिए ये सर्दी में उगाई जाती हैं। इसलिए यानी कि रबी वाली जो फसलें होती हैं वो सभी क्या होती हैं, लॉन्ग डे। तो ये उसमें उपरोक्त सभी ऑप्शन सही होगा। छठवां प्रश्न है सत्यानाशी का वानस्पतिक नाम है, यानी कि बॉटेनिकल नेम ऑफ सत्यानाशी। तो इसमें पहला कॉन्वोलुलस अर्बेंसिस है, दूसरा है चिकोरियम एंटाइबस, तीसरा है अर्जीमोन मैक्सिकाना और चौथा है उत्तरों में से कोई नहीं। तो इसमें देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें सी ऑप्शन सही होगा, अर्जीमोन मैक्सिकाना। ये सत्यानाशी का वैज्ञानिक नाम होता है, ठीक है। अब देखो सातवां प्रश्न क्या है कि व्यापारिक रासायनिक उत्पादनों में उत्पादनों में इसमें प्रश्न कट गया है, इंग्लिश में देखते हैं। द क्वांटिटी ऑफ केमिकल इज कमर्शियल केमिकल प्रोडक्शन इज कॉल्ड, है ना। तो अम्ल तुल्यांक AI और एक्टिव इंग्रेडिएंट, एक्टिव इंग्रेडिएंट AI, एसिड इक्विवेलेंट AE, है ना। तो ये दोनों होगा, इसमें A+B दोनों इसके सही होंगे, यानी कि सी ऑप्शन सही है। अगला है मिक्सचर प्रिपेयर्ड बाय एडिंग एन ऑयल सोल्यूबल हर्बिसाइड टू वाटर इज कॉल्ड, है ना। मतलब तेल में घुलनशील शाकनाशी रसायनों को पानी में मिलाकर मिश्रण तैयार करना क्या कहलाता है, तो ये इमल्सन कहलाता है। इसका प्रथम ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो ब्लैंकेट स्प्रे मेथड डन फॉर आच्छादित आच्छादित छिड़काव किया जाता है। तो ये आच्छादित छिड़काव मोस्टली किया जाता है जहाँ पर ज़्यादा हैवी खरपतवार होते हैं। ये मोस्टली किसके द्वारा होता है, कई जगह तो साउथ में एरोप्लेन के द्वारा भी होता है। तो खड़ी फसल में जो है इसका सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन ए सही होगा खड़ी फसल में। उसके बाद में ऑप्शन सी भी सही हो सकता है कि अगर परती भूमि में ज़्यादा खरपतवार हैं तो उसमें उस हिसाब से ऑप्शन सी भी सही हो सकता है। द सॉइल स्टरलिलेंट इज क्या है, मृदा जीवाणुनाशक है ना। सॉइल स्टराइलेंट इज क्या है, इसमें डायूरान
एंड क्लोरेट्स, फ्यूरॉन एंड बोरेट्स, है ना। तो ये दोनों होंगे, इसलिए ऑप्शन इसका सी सही होगा, A+B। अगला प्रश्न है मृदा धूमक है, यानी कि फ्यूमिजेंट क्या है। फ्यूमिजेंट क्या है, एट्राजिन, मिथाइल ब्रोमाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी आ जाएंगे। वह रसायन जो विशेष प्रकार की वानस्पतिक खरपतवारों को प्रभावित करते हैं, विशेष प्रकार की, जैसे कि जो पर्टिकुलर किसी चीज़ को सेलेक्ट करके उसी को ख़त्म करे, है ना, तो वो क्या होंगे, सिलेक्टिव। जैसे कि 2,4-D जो है वो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को, मतलब खरपतवार हैं लेकिन वो सिलेक्ट करके चौड़ी पत्ती वाले ही खरपतवारों को ख़त्म करेगी, तो इसलिए वो सिलेक्टिव हो गया। इस तरीके के जो पर्टिकुलर एक विशेष प्रकार के खरपतवारों को ख़त्म करें, ऐसे रसायन सिलेक्टिव यानी कि वर्णनात्मक शाकनाशी कहलाएंगे। जलीय पौधों को लेजर किरणों द्वारा नियंत्रित करने की विधि किसने विकसित की थी। तो ऑप्शन अमेरिका, भारत, चीन, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो है कुछ किताबों में अमेरिका दिया गया है, कुछ में चीन दिया गया है, लेकिन जिसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो है वो चीन माना जाएगा। उसके बाद में पेंडीमेथिलीन का प्रयोग दलहनी फसलों में करना चाहिए। ठीक है, पेंडीमेथिलीन देखो, इसको ट्रिक के माध्यम से हमने अपने यहाँ जो हमारे यहाँ सेमेस्टर की कोचिंग चलती है, बच्चे पढ़ने आते हैं, उनको हमने ट्रिक के माध्यम से बताया था कि पेंडीमेथिलीन जो है एक प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड है। ठीक है, इसको अंकुरण के पहले खेत में अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, पोस्ट इमर्जेंस यानी अंकुरण के बाद में। ठीक है, तो इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी सही होगा। उसके बाद 15 है पूर्ण जड़ परजीवी पौधा, इसको भी हमने एक ट्रिक के माध्यम से बताया था कि इसको कैसे याद करना है, उस हिसाब से कि कौन सा पूर्ण जड़ परजीवी, कौन सा आंशिक जड़ परजीवी, कौन सा पूर्ण तना परजीवी और कौन सा आंशिक तना परजीवी है, इसको हमने ट्रिक के माध्यम से अपने बच्चों को बताया था, जो हमारे यहाँ बच्चे पढ़ने आते सेमेस्टर के लिए। तो इसलिए इसमें उस हिसाब से टोटल रूट पैरासाइट जो है वो ओरोबैंकी हो जाएगा। उसके बाद कह रहा सिलेक्टिव हर्बिसाइड इज, 16 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका आंसर सही होगा क्या, 2,4-D, 2,4-DB, 2,4-5T। इसमें चारों ऑप्शन सही होंगे, यानी ऑल ऑफ दीज। बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ एक्वाटिक वीड, यानी कि जो जलीय वो होते हैं खरपतवार, उनका जैविक रूप से कंट्रोल कैसे किया जाता है, तो इसमें जो है हंस, बतख, स्नेल, है ना, यानी घोंघा, इन सब के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो इसका चौथा ऑप्शन सही होगा, ऑल ऑफ दीज। स्टेट सीडबेड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इंक्लूड, है ना, इसका हिंदी वाला वर्जन छिपा हुआ है, इसलिए इसको हिंदी वाला हम नहीं पढ़ सकते। तो इसमें है मैकेनिकल मेथड पहला ऑप्शन, दूसरा कल्चरल मेथड, तीसरा बायोलॉजिकल मेथड, चौथा नन ऑफ दीज। तो इसमें कल्चरल मेथड आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, द हैंड पुलिंग ऑफ वीड स्पडिंग एंड मल्चिंग मेथड इंक्लूड मैकेनिकल मेथड और कल्चरल मेथड। तो इसमें दोनों होगा, A+B, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। अब अगला है 2,4-D कंट्रोल द, मतलब 2,4-D जो खरपतवार नाशी है उसका उपयोग किस लिए करते हैं। तो 2,4-D अभी हम बताए थे जब सिलेक्टिव नॉन सिलेक्टिव के बारे में चर्चा हो रही थी कि 2,4-D सिलेक्टिव हर्बिसाइड है ना, तब बताए थे कि चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को ख़त्म करता है। तो ये 2,4-D किसके लिए होता है, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने के लिए। ठीक है, अगला, लेकिन 2,4-D की एक खासियत ये होती है कि अगर 2,4-D फसल 30 अंकुरण, फसल के अंकुरण हुए 30 दिन की हो गई है, तो उसके बाद अगर 2,4-D डालोगे तो वह सरकारी बहुत कम होती है। अगला प्रश्न है कि दूबग्रास, कांस एंड सरपट वीड्स आर, दूबग्रास, कांस और सरपट वीड आर क्या हैं, नैरो लीफ पेरिनियल, मतलब कि ये बहुवर्षीय खरपतवार हैं, कई वर्षों तक रहते हैं, अपना जीवन चक्र कई वर्षों में पूरा करते हैं, और ये कैसे हैं, बहुवर्षीय खरपतवार हैं, साथ साथ में सकरी पत्ती वाले खरपतवार हैं ना। तो पहला ऑप्शन सही होगा। प्लांट आर ग्रोन फॉर द सीड ऑफ द प्रीवियस क्रॉप इन द फील्ड, मतलब कि खेतों में पहली फसल के बीजों से उगने वाले पौधे होते हैं। जैसे कि सपोज करो तुमने पहले मक्का बोई थी, तो मक्का अब तुमने काट के उसके बाद में खेत अपना तैयार करके तुमने क्या किया, गेहूं बो दिया, तो गेहूं के खेत में जो मक्के के पौधे उगेंगे वो वॉलंटियर होते हैं, वॉलंटियर मतलब जो अपने आप उगाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका पहला ऑप्शन सही होगा, वॉलंटियर। उसके बाद में क्या होगा कि रबी सीजन वीड, है ना, रबी ऋतु में के खरपतवार कौन से हैं। तो देखो, जब हम यहाँ पर अपने यहाँ पढ़ाते हैं बच्चों को, तो बताते हैं कि एग्रीकल्चर में केवल हिंदी में पढ़कर अच्छे नंबर नहीं लाए जा सकते, इसलिए जो है उनको इंग्लिश में भी पढ़ाया जाता है। तो क्यों, अब देखो यहाँ पर रबी ऋतु के खरपतवार हैं, जब हिंदी वाला सेक्शन आप देखेंगे तो इसमें ऑप्शन पहला है A बट्टा, B बथुआ, तीसरा जंगली जी, चौथा D उपरोक्त सभी।
तो अब बट्टा तुमने आज पहली बार सुना होगा आप लोगों ने। तो बट्टा क्या होता है, जो फेलेस माइनर जो गेहूं का मामा होता है इसी को बट्टा कहते हैं। तो अब अगर इसमें जिसने जिसने इंग्लिश सेक्शन देखा होगा वो उसका आंसर सही होगा। तो इसमें फेलेस माइनर गेहूं का मामा, बथुआ और जंगली जई, ठीक है, ये जो है सभी खरपतवार जो है उगते हैं कहाँ पर, बट्टा यानी फेलिस माइनर हो जाएगा, गेहूं का मामा, बथुआ चिनोपोडियम एल्बम, वाइल्ड रोज, जंगली जई, अवेना फतुआ, ये सभी खरपतवार जो हैं वो रबी ऋतु के हैं। तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, आलाप दीज। उसके बाद में 24 नंबर प्रश्न है, खरपतवारों का वितरण होता है, डिसमिनेशन ऑफ वीड इज डन बाय विंड द्वारा। देखो हवा के द्वारा भी उड़ जाते हैं बीज, जैसे कि कांस जो रोड के किनारे खड़े होते हैं उनके बीज जिनमें सफ़ेद सफ़ेद रोए होते हैं वो हवा के द्वारा उड़ जाते हैं। वाटर द्वारा, है ना, वाटर द्वारा अब जैसे कि नदी किनारे पेड़ है कोई, तो उसमें नदी में उसके बीज गिर रहे हैं तो वो एक जगह दूसरी जगह चले गए। ह्यूमन एंड एनिमल, अब गेहूं का मामा का जो बीज था वो भारत में कैसे आया था, ह्यूमन द्वारा आया था मैक्सिको से, है ना। पशुओं द्वारा कैसे, पशु चरने गए तो उनके स्किन में या फिर उनकी पूंछ में जो है चिपक गए खरपतवार के बीज और वो एक जगह से दूसरी जगह चले गए। इस तरीके इसका चौथा ऑप्शन सही होगा, आलाप दीज। उसके बाद है 25वां क्वेश्चन, कुओं और तालाबों की सिंचाई को जाना जाता है। तो कुओं और तालाबों की सिंचाई जो क्या कहलाएगी, ये माइनर इरिगेशन के अंतर्गत आएगी। इसके अंदर आएगी माइनर इरिगेशन के अंतर्गत आएगी, जिसको हिंदी में भी देखो इन्होंने माइनर ही लिख दिया है। तो इसलिए ये सब चीज़ें हैं कि इंग्लिश को एकदम छोड़कर अगर आप चलेंगे तो एकदम सभी सही प्रश्न नहीं हो सकते, क्योंकि कई बार जो इंग्लिश में होता है उसी को डीटो हिंदी में लिख दिया जाता है। बेस्ट मेथड ऑफ इरिगेशन फॉर पोटैटो, है ना। तो इसमें देखो आलू जो होता है, आलू अब बौछारी, इसमें देखो चौथा ऑप्शन है बौछारी सिंचाई यानी स्प्रिंकलर, तीसरा है ड्रिप इरिगेशन, स्ट्रिप इरिगेशन, और दूसरा है बॉर्डर इरिगेशन, और पहला है फरो इरिगेशन। तो फरो माने होता है कूण, ठीक। तो कूण विधि से सिंचाई जो है आलू में, क्योंकि आलू जब कूण में बोते हैं तो इसलिए उसको कूण विधि से सिंचाई करने में आसानी होती है। 27वां क्वेश्चन है, सिंचाई की स्प्रिंकलर विधि का यूज किया जाता है जब, कब उपयोग किया जाता है, जब भूमि समतल हो, जब स्वतंत्र तल हो, दोनों, या जल सीमित हो। स्प्रिंकलर विधि का मतलब ये है कि स्प्रिंकलर विधि पहली तो वहाँ यूज होती है जहाँ पर भूमि उबड़ खाबड़ हो, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है। तो अब दूसरा रीजन होता है स्प्रिंकलर मेथड, यानी कि यहाँ दूसरा मेथड होता है स्प्रिंकलर मेथड, यानी बौछारी सिंचाई करने का दूसरा कारण ये होता है कि पानी, जब हमारे पास पानी के संसाधन कम होते हैं तब हम बौछारी सिंचाई का उपयोग करते हैं। अगला है टेंसियोमीटर का सर्वप्रथम प्रयोग शेड्यूलिंग इरिगेशन में किसके द्वारा किया गया। तो इसमें पहला ऑप्शन टेलर, दूसरा रिचर्ड्स, तीसरा मिलर, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, रिचर्ड्स। उसके बाद में 29 नंबर शेड्यूलिंग सिंचाई, है ना। शेड्यूलिंग सिंचाई तकनीकी में IWCPE अनुपात किसने दिया। तो इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है, नन ऑफ दीज, ठीक है। तो क्रॉप वाटर यूज इफिशिएंसी इक्वल टू फसल जल उपयोग क्षमता किसके बराबर होती है, Y बराबर ET, है ना। फसल उपयोग क्षमता Y यानी ईल्ड यानी उपज बटे इवेपो ट्रांसपायरेशन यानी कि इवेपोरेशन और ट्रांसपायरेशन, है ना। तो ये पहला ऑप्शन इसका सही होगा, Y/ET, ठीक। 31 नंबर, गेहूं में सिंचाई की मुख्य क्रांतिक अवस्था है। देखो कितना बढ़िया प्रश्न पूछा गया। क्रांतिक अवस्था जो होती है, पहला ऑप्शन है शिखर जड़ बनते समय, दूसरा कल्ले फूटते समय, तीसरा फूल आते समय, चौथा दाने की दुधिया अवस्था में। तो पहली सिंचाई जो करते हैं वो बुआई के 21 दिन बाद करते हैं और उस समय शिखर जड़ बन रही होती है, इसलिए इसको क्राउन रूट इनिशिएशन कहते हैं। ये जो हमने यूट्यूब पे गेहूं की फसल पढ़ाई उसमें बहुत अच्छे से समझाया है। तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा 31 नंबर प्रश्न का, शिखर जड़ बनते समय। 32 नंबर, धान प्रधान प्रदेश के अंतर्गत कितने शस्त्र संयोजक प्रदेश सम्मिलित हैं। तो इसमें कुछ किताबों में 16 दिया गया है, कुछ में 18 दिया गया है, जिसमें हम 18 को कंसीडर करते हैं कि हमारे मतलब हम मानते हैं कि इसमें 18 ऑप्शन सही होगा। कुछ किताबों में 16 भी दिया हुआ है, तो इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या होगा, 18। अगर मरुस्थली पौधा है यानी जीरोफाइटिक प्लांट, मतलब ऐसे पौधे जो मरुस्थल में उगते हैं जहाँ पर बहुत कम बारिश होती है और वहाँ पर रेगिस्तान जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं और उनकी पत्तियाँ मोस्टली बहुत मोटी होती हैं ताकि उनमें जो है
ज़्यादा जल का व्यय न हो। तो इसलिए इस तरीके के कौन कौन से कालीबिया, कैक्टस और ओगेओ, ये इसमें तीनों ऑप्शन सही होंगे, तो इसलिए डी हो जाएगा आलापदीज। पानी में तैरने वाला पौधा एजोला, पिस्टिया, लेमनाथ, इसमें उपरोक्त सभी पौधे पानी में तैरते हैं, यानी वाटर फ्लोइंग पानी में। धान में जिंक की कमी से होता है खैरा रोग जिंक की कमी से होता है। उकट्ठा जो होता है विल्ट है, धान में लगता ही नहीं, ये किसमें लगेगा, ये मुख्यतः दलहनी फसलों में लगता है। डाउनी मिल्ड्यू भी अलग अलग फसलों में लगता है, ठीक है। तो इसमें क्या सही होगा, खैरा डिजीज जो है YL नैने ने उत्तराखंड पंतनगर में जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वहाँ पर सर्वप्रथम खोजा था कि जिंक की कमी से खैरा रोग होता है। उसकी कमी से पत्तियों का रंग जो है हल्का सा पीला, उसमें चकत्ते पड़ जाते हैं और टिलरिंग कम यानी कल्ले कम निकलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, जिंक की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है धान में, खैरा रोग। अब इसमें 36 नंबर उर्वरक क्षमता का सूत्र है। इसमें देखो अच्छी सही से फोटो नहीं आई है। 36 नंबर प्रश्न का उर्वरक क्षमता का सूत्र है, तो पहला ऑप्शन ए सही होगा। इसका उपज किग्रा में अपान डाले गए उर्वरक की मात्रा गुणे 100, ठीक है। 31 नंबर प्रश्न, खाद की मात्रा ज्ञात करने का सूत्र 100 बटे उर्वरक में पोषक तत्व का प्रतिशत। उर्वरक में क्या है, खाद की मात्रा ज्ञात करने का सूत्र, पहला पूरा ऑप्शन आया नहीं इसमें। इसमें क्या है, क्या इसमें पूरा नहीं लिख रहा है। 38 नंबर VAM फंजाई एक है, तो VAM क्या होगा, वैस्कुलस अर्बस्कुलर माइकोराइजा इसका फुल फॉर्म होता है, जिसमें ये क्या है, फास्फोरस अवशोषक है, ठीक है। नाइट्रोजन की कमी से लक्षण दिखाई देते हैं। पुराने नाइट्रोजन हाईली मोबाइल तत्व, तो इसलिए इसकी कमी के लक्षण हमेशा पुरानी पत्तियों पर दिखाई देते हैं। 40 नंबर प्रश्न है, द्वितीयक पोषक तत्व है, तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। द्वितीयक पोषक तत्व है गंधक। द्वितीयक मतलब प्राइमरी, द्वितीयक मतलब क्या होता है, सेकेंडरी, ठीक है। तो सेकेंडरी कौन से होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। सल्फर मतलब गंधक। प्राथमिक कौन से होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। तो द्वितीयक पोषक तत्व पूछा है, तो देखो इसमें बी ऑप्शन पोटास दिया है, पोटास प्राथमिक पोषक तत्व है। सी ऑप्शन तांबा दिया है, तांबा जो है वो कौन सा है, सूक्ष्म पोषक तत्व है, तो इसलिए जो है इसमें ऑप्शन क्या, ए सही होगा, गंधक, है ना। ये सभी प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से कोचिंग में पढ़ाए गए थे, इसलिए जो है बच्चों का बहुत अच्छा पेपर हुआ है। अब 41 नंबर पर नाइट्रोजन कंटेंट परसेंट इन कैन, है ना, CAN में नाइट्रोजन, CAN को किसान खाद भी कहा जाता है। इसमें नाइट्रोजन 26% होती है, लेकिन 26% ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन क्या है, A 20%, B 25%, C 34%, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जब 26 नहीं है तो सबसे नज़दीक वाला ऑप्शन इसको पकड़ेंगे, तो बी ऑप्शन सही होगा 25%। अब 42 नंबर पर फसलों में फास्फोरस की पर्याप्त आपूर्ति करने से क्या हो जाता है, देखो नाइट्रोजन की जब आपूर्ति ज़्यादा होगी तो फसल देर में पकेगी, और फास्फोरस की पर्याप्त आपूर्ति से परिपक्वता जल्दी आती है, फसल जल्दी पक जाती है, ठीक है। द फर्टिलाइजर इफ्को ग्रेड नंबर 2 इज ए, है ना, इफ्को ग्रेड नंबर 2 एक उर्वरक है, यौगिक उर्वरक, पोटेशिक उर्वरक, फास्फेटिक उर्वरक, इनमें से कोई नहीं। तो पहला ऑप्शन सही होगा कंपाउंड उर्वरक। बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर तो होती है बल्कि और कंसनट्रेटेड, है ना। कंसनट्रेटेड में पोषक तत्वों की मात्रा ज़्यादा होती है, बल्कि में कम होती है कंसनट्रेट की तुलना में। बल्कि यानी भारी खाद है, भारी खाद में गोबर की खाद और कंपोस्ट दोनों आएंगी, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब है FYM कंटेन द नाइट्रोजन, यानी गोबर की खाद में नाइट्रोजन पाई जाती है। तो हमने बहुत सिंपल फार्मूला बताया था, 58 54 58, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास 58 54 58, यानी नाइट्रोजन 50.5%, फास्फोरस 0.25% और पोटास 0.5%। तो इसमें देखो क्या है, 45वां क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन आ रहा है। तो इसमें 0.5% नाइट्रोजन पाई जाती है। प्रारंभिक भू परिष्करण का उद्देश्य है खरपतवार नियंत्रण करते हैं प्रारंभिक भू परिष्करण से। दूसरा, मृदा में जल धारण क्षमता को बढ़ाता है, जब इसमें जुताई होगी जल धारण क्षमता बढ़ेगी। तीसरा, मृदा में वायु संचार, जब जुताई होगी तो मृदा मिट्टी खुलेगी तो उसमें वायु संचार बढ़ेगा, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी। बुआई के लिए उचित भूमि की भौतिक अवस्था को कहते हैं, क्या कहते हैं, पहला ऑप्शन टिल्थ, दूसरा डिलिएबिलिटी, तीसरा लेबाई, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो पहला ऑप्शन होगा टिल्थ। टिल्थ जो है टीलेज यानी कर्षण का रिजल्ट होता है, वो टिल्थ कहलाता है। अंधी गुड़ाई किससे संबंधित है, तो अंधी गुड़ाई गन्ने में करते हैं। ऑप्शन इसमें देखो कभी कभी कंफ्यूज कर देता है, धान और गन्ने में, मूंग तो एकदम नहीं होगा, है ना। तो इसमें लेकिन अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा, सी गन्ना में।
शून्य भू परिष्करण के मतलब क्या होता है, मतलब कि शून्य मतलब क्या होता है, जैसे अंक में शून्य का मतलब होता है कुछ नहीं, जीरो। तो इसी तरीके से इसमें ऑप्शन पहला है बिना जुताई के सीधी बुआई करना, कम से कम जुताई करना। सी ऑप्शन है एक जुताई करना, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा, बिना जुताई के सीधे बुआई करना। 50वां प्रश्न है भू परिष्करण के जनक हैं। तो जेंथ्रो टूल को भू परिष्करण के जनक माना जाता है। इनको जो है वीड साइंस का भी, खरपतवार विज्ञान का भी जनक माना जाता है। इन्होंने जो है सर्वप्रथम खरपतवार शब्द का उपयोग किया, और इन्होंने एक बुक लिखी थी हार्ड स्विंग हस्बेंड्री, जो बहुत ज़्यादा प्रश्न इनसे पूछे जाते हैं जेंथ्रो टूल से संबंधित। तो इनको जो है टिलेज, फादर ऑफ टिलेज कहा जाता है, भू परिष्करण के जनक। और इसके बाद 51वां प्रश्न, गेहूं की बुआई की उचित विधि है सीड ड्रिल द्वारा। देखो इसकी सबसे अच्छी उपयुक्त विधि है। क्यों सीड ड्रिल द्वारा? एक तो बीज भी कम लगता है, दूसरे इसमें मतलब अंकुरण जो है सबसे अच्छी तरीके से होता है, इसीलिए जो है सीड ड्रिल सबसे ज़्यादा परफेक्ट माना गया है। और इसमें एग्रोनॉमी से बहुत अच्छे से प्रश्न जो पढ़ाए गए हैं, जिसके कुछ वीडियो भी यूट्यूब पे पड़े हुए हैं आज़ाद एग्रीकल्चर चैनल से, आज़ाद एग्रीकल्चर एकेडमिक चैनल पे, उससे जो है बहुत सारे प्रश्न आए हैं। ये सभी प्रश्न आप लोग गेहूं के लेक्चर से देख सकते हैं जो इसमें से पूछे गए हैं। और 52वां प्रश्न है बीज बोने की गहराई पर प्रभाव पड़ता है, किसका पड़ता है? मृदा में नमी की मात्रा का, भूमि का प्रकार, बीज का आकार, उपरोक्त सभी। यानी कि इंग्लिश में मॉइस्चर परसेंट इन सॉइल, टाइप ऑफ सॉइल, साइज ऑफ सीड, ऑल ऑफ दीज। तो इसमें क्या सही होगा? डी ऑप्शन सही होगा, ऑल ऑफ दीज। ठीक है। बीज की शुद्धता प्रतिशत का सूत्र है, पहला ऑप्शन है शुद्ध बीज का भार बटे नमूने के लिए बीजों का भार गुणे 100। दूसरा ऑप्शन है अंकुरित बीज की संख्या बटे नमूने की बीजों की संख्या गुणे 100। तीसरा है ए प्लस बी दोनों। चौथा है डी ऑप्शन। तो इसमें पहला ऑप्शन सही होगा, वेट ऑफ प्योर सीड में वेट ऑफ सीड सैंपल। उसके बाद फार्मूला ऑफ रियल वैल्यू ऑफ सीड है ना, बीज का वास्तविक मान ज्ञात करते हैं, अंकुरण प्रतिशत गुणे शुद्धता प्रतिशत बटे 100। उसके बाद में 55वां प्रश्न, इन विच सीड 100% जेनेटिक एंड फिजिकल प्योरिटी इज फाउंड। तो देखो नाभिकीय बीज जो होता है सर्वप्रथम जिसको प्लांट ब्रीडर यानी कि जो पौधे प्लांट ब्रीडर होते हैं जो सबसे पहले बीज तैयार करते हैं, जो नाभिकीय बीज होता है जो गिनती में कुछ संख्या में होते हैं, तो वो उन बीजों को तैयार किया जाता है जो, तो कौन सा बीज कहलाता है? नाभिकीय बीज। नाभिकीय बीज से बनता है प्रजनक बीज, उसके बाद आता है आधारी बीज। तो इसमें ऑप्शन क्या सही होगा? नाभिकीय बीज जो सबसे शुद्ध माना जाता है। उसके बाद सस्य विज्ञान के क्षेत्र हैं, कौन कौन से क्षेत्र हैं? अन्न और वस्त्र की उपलब्धता, चारे की उपलब्धता, उद्योगों के लिए कच्चे माल की उपलब्धता, उपयोग में से सभी। देखो अन्न, अब इसमें हम फसलें उगाते हैं तो गेहूं धान ये अन्न हो गया। चारे की उपलब्धता है ना, ज्वार बाजरा जो चारे के लिए उगाते हैं, इसलिए चारे की उपलब्धता। उद्योगों के लिए कच्चे माल, अब कपास का भी उत्पादन करते हैं सस्य विज्ञान के अंतर्गत, जूट भी होता है, तो ये क्या उद्योग के लिए कच्चा माल है, तो इसलिए इसका डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त में से सभी। भूमि का अच्छी प्रकार से प्रबंध करके उसके ऊपर वैज्ञानिक विधि से फसलों को उगाना कहलाता है। देखो सस्य विज्ञान की परिभाषा पूछी गई है, तो इसका क्या होगा? सस्य विज्ञान, इसका आंसर बी ऑप्शन सही होगा। पूरे प्रश्न, सभी प्रश्न हमारे पढ़ाए हुए आए हुए हैं इसमें पेपर में। अगर आप लोग जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, अगर उनको तैयारी करनी हो, अगली बार सेमेस्टर की प्रिपरेशन करनी हो, तो वो हमारे यहाँ आकर आज़ाद एग्रीकल्चर एकेडमी, हमारा फ़ोन नंबर 700 720 786 है, इस पर संपर्क करके ज्वाइन कर सकते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी के साथ साथ में पेट का भी बैच जो आप ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों कोचिंग साथ में कर सकते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन है कि 58 नंबर, IARI नई दिल्ली में कब शिफ्ट हुआ? तो इसमें जब भूकंप आया था, तो इसमें भूकंप आने के बाद 1936 में इसको जो है शिफ्ट कर दिया गया, कहाँ पर? नई दिल्ली में। जब भूकंप में इसकी बिल्डिंग नष्ट, एग्रोनॉमी शब्द की उत्पत्ति हुई। हमने बताया था कि एग्रोनॉमी जितने भी कल्चर जिसमें लगा हुआ सभी लैटिन होते हैं। एग्रोनॉमी सस्य विज्ञान क्या है? ये ग्रीक वर्ड है, ये लैटिन वर्ड नहीं है। ऑप्शन में देखो पहला लैटिन है, लेकिन लैटिन नहीं है, ग्रीक वर्ड। सस्य विज्ञान के पिता पीटरो डे कैसेंजी, ये सस्य विज्ञान के पिता माने जाते हैं। तो इस तरीके से ये रहा पेपर जो आप लोगों का आज एग्रोनॉमी का पेपर हल किया गया, जिसमें काफ़ी आशा करते हैं सभी लोगों का पेपर अच्छा हुआ होगा। और
आपके जो जो पेपर होते रहेंगे उनके हम वीडियो इसी तरीके से हल करके अपने YouTube चैनल पर डालते रहेंगे। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें तो वो भी अपना आंसर मिला सकें। धन्यवाद।